हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज। उसी ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्रम में प्रत्येक चैप्टर का आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में लेकर के आ जाए हैं डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सॉल्व करें, ध्यान से देखें, उसको याद रखें। आइए शुरू करते हैं डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। अगर अभी तक बाकी सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको बताया गया है कि सभी तत्वों की अपनी ऑक्सीकरण विभव होती है और अवकरण विभव होती है। वहां पर तत्वों को सजा करके रखा गया था ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में या अवकरण विभव के बढ़ते क्रम में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व हाइड्रोजन के नीचे है वो सभी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, यानी अम्ल के साथ और जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता है। कौन कौन तत्व होता है आप वहां देख सकते हैं। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सभी धातुएं हैं जो अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकती है। ऑप्शन यहां देख सकते हैं कौन ऑप्शन में है। जैसे ऑप्शन दिया है Fe, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम। तो उसमें कॉपर जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, इसलिए कॉपर अम्ल के साथ और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। याद रखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के नीचे है वही हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर सकता है। आइए देखिए अगला प्रश्न कहता है कॉपर सदस्य है, किसका सदस्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, तृतीय संक्रमण श्रेणी का और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। कॉपर किसका तत्व है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। आप देखिएगा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक प्रथम संक्रमण श्रेणी में होता है, उसी में कॉपर भी आता है। तो कॉपर आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन होगा, सबका नाम आप जरूर याद रखिएगा, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम, टिटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 10 तत्व होते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में। तो कॉपर भी आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। किसका जलीय विलयन रंगीन है, यानी कौन रंगीन है, कौन सा आयन इसमें रंगीन लवण बनाता है। तो बाबू डी ब्लॉक में आप याद रखिएगा डी ब्लॉक के जितने सारे तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं और रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन कौन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इसमें देख लीजिए कौन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाता है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखा होगा वो रंगीन होगा और रंगीन यौगिक का निर्माण किया होगा। और जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, केवल जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है और रंगहीन यौगिक का निर्माण किया रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुछ तत्वों का नाम विशेषकर आप याद रखिए। जैसे बात करें हम जिंक का, जिंक 2+ का, कॉपर 1+ का, स्कैंडियम 3+ का, टिटेनियम 4+ का। ये कुछ आपको आयंस है या धातु, ये कुछ आपका आयंस है या आपका धातु है, कह लीजिए तत्व है जो रंगहीन होता है। अब बाकी सब इनके अलावा जितने सारे होंगे वो सब रंगीन होते हैं। उसमें भी ये इसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो था वो हमने बता दिया कि ये सभी ऑप्शन में रहेंगे जब ये सभी ऑप्शन जो है वो कैसा है, रंगहीन का है। इनके अलावा जो भी मिलेगा वो आपको रंगीन नजर आएगा, रंगीन होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है वो रंगीन तो होता है, साथ साथ अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसी चुंबकीय प्रकृति का होता है? अनुचुंबकीय। और जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है।
दोनों ध्यान रखेंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन भी है और अनुचुंबकीय प्रकृति का भी है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। यानी ये सब जो लिखे हैं ये रंगहीन वाला है, यानी प्रतिचुंबकीय है, इनके अलावा कुछ मिलेगा वो अनुचुंबकीय का होगा। खैर, जो क्वेश्चन है उसको देखिए, निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है? तो इनको छोड़ करके बाकी देख लीजिए कौन है। कॉपर 1+, Fe2+, इसमें तो है नहीं, इसी को टिक कर लीजिए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। जिंक 2+ रंगहीन होता है, सिल्वर 1+ भी रंगहीन है। तो ध्यान रखिएगा कौन होगा बाबू, Fe2+, ये रंगीन आपको होगा। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पिटवा लोहा में कार्बन की परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पिटवा लोहा में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो बाबू 0.08% से कम होता है। फिक्स तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 0.08% से कम होता है। इसमें ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन नंबर बी 0.04%। ऐसे ऑप्शन और भी है, लेकिन 0.04% ऑप्शन टिक कीजिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना है, अप्रोक्सीमेट 0.08%, फिक्स नहीं होता है, 0.08% से कम होता है, यानी 0.4% के आसपास होता है। तो याद रखेंगे उसको। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन नेस्लर अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो बाबू अमोनिया जो होता है नेस्लर अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके पीला या भूरा अवक्षेप, यानी पीला ही भूरा होता है, पीला भूरा अवक्षेप का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे अमोनिया नेस्लर अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके पीला और भूरा अवक्षेप देता है। देखिए अगला प्रश्न, कौन सी धातु की नाइट्रेट ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करती है? कौन सा धातु का नाइट्रेट को गर्म किया जाए, ऊष्मीय विघटन करने का मतलब गर्म करने पर विघटित हो जाए, टूट करके आपको रंगहीन गैस उत्सर्जित करती है? तो कौन होगी बाबू? सोडियम का नाइट्रेट, बेरियम का नाइट्रेट, कॉपर का नाइट्रेट, मरकरी का नाइट्रेट। तो मरकरी का नाइट्रेट है जिसको विघटित करने पर जो गैस देगा वो गैस रंगहीन गैस होती है। वो गैस कैसा होगा? रंगहीन गैस। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है? देखिए प्रतिचुंबकीय, अभी बताए भी थे, प्रतिचुंबकीय प्रकृति वैसे तत्व या पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से विकर्षित होते हैं उसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो सभी आपको प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। रंगहीन और रंगीन बता रहे थे, तो अभी बताए थे जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ एग्जांपल अभी बताए थे, कौन कौन एग्जांपल बताए थे? जिंक 2+, कॉपर 1+, आपका स्कैंडियम 3+ और टिटेनियम 4+, यही ना बताए थे। ये कुछ ऑप्शन बताए थे कि ये रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन देख लीजिए, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+, निकेल 2+ और जिंक 2+। क्या पूछ रहा है? कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? तो कौन इसमें से ऑप्शन में है? जिंक 2+। तो हमेशा ऑप्शन में जनरली यही होता है, जितने सारे ऑप्शन 4-5 को लिखे हैं यही हमेशा प्रतिचुंबकीय प्रकृति के लिए पूछेगा या रंगहीन के लिए पूछेगा। तो आप इन 5 ऑप्शन को याद रखिएगा कि ये आपका प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है और रंगहीन है। इनके अलावा भी होता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इनके अलावा होता ही नहीं है, होता है, जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो सभी प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होंगे, सभी रंगहीन होंगे। लेकिन यही विशेषकर आपको ऑप्शन में हमेशा देते रहता है, इसलिए इस 5 को याद रखेंगे कि ये 5 रंगहीन है और प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन आता है? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, टिटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देख लीजिए कौन कौन है। लोहा, आयरन आता है,
क्रोमियम ये भी आता है, निकेल ये भी आता है, कौन नहीं आएगा बाबू? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके दूसरे समूह का तत्व होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बाबू? सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 49.5%, ये ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कोई होता है तो सिलिकॉन है, उसके बाद कौन होता है? सिलिकॉन है, ठीक है। अगर धातु पूछता है तो धातु में एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होता है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है? सिलिकॉन, जिंक, एल्युमिनियम है ये, और आयरन। एल्युमिनियम और आयरन। सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? ऑक्सीजन। वो तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिलिकॉन। तो इसके बाद सिलिकॉन ही होता है ना, तो सिलिकॉन पे आप टिक कर सकते हैं। सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन है? ऑक्सीजन है ऐसे, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में कौन है? सिलिकॉन, इसीलिए सिलिकॉन पे टिक कीजिएगा। अगर पूछ ले कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो धातु बाबू एल्युमिनियम होगा। धातु कौन होगा? एल्युमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों आपका अधातु होता है। आपका धातु कौन होता है? एल्युमिनियम। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम, ऐसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और दूसरा सबसे ज्यादा सिलिकॉन। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद टिक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा क्षारीय तत्व है बाबू? कौन सा क्षारीय तत्व है? क्षारीय तत्व कौन होता है? क्षारीय तत्व होता है आपको प्रथम समूह का तत्व और दूसरे समूह का तत्व। प्रथम समूह के तत्व को क्षारीय तत्व कहते हैं और दूसरे समूह के तत्व को भू क्षारीय तत्व या भूमि क्षारीय तत्व कहते हैं। प्रथम समूह में कौन कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऑप्शन देख लीजिए कौन है? कार्बन, जिंक, सोडियम और लोहा। कौन होगा बाबू? सोडियम। सोडियम आपका क्षारीय तत्व है। अब बाकी तो ये तो संक्रमण तत्व है। कार्बन आपका पी ब्लॉक का तत्व है और जिंक भी आपका संक्रमण तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। प्रथम समूह का तत्व कौन है? सोडियम है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? सोडियम होगा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान करके पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर करके वीडियो देखिएगा तो सभी क्वेश्चंस आपको अभी याद हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को आप एक एक करके ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, देखते वक्त ही आपको याद हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किस ग्रुप का तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, अथवा संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है? किस समूह के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, या किस समूह के या किस आवर्त के किस संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व होता है उसका किस नाम से जानते हैं, या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो बाबू डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या पूछ रहा है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व किसे कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व को। देख लीजिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक किसको कहेंगे? डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? किसका घनत्व अधिकतम पाया जाता है? इसमें ऑप्शन क्या क्या है? प्लेटिनम है, रोडियम है, प्लेटिनम है और मरकरी है। इनमें से तो मरकरी का सबसे अधिक मात्रा में घनत्व पाया जाता है, इसलिए याद रखिए मरकरी का घनत्व अधिक होता है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युग्म में संक्रमण तत्व है। कौन जोड़ा दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है जो संक्रमण तत्व है? जैसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को। सोडियम डी ब्लॉक का तत्व है क्या? नहीं। मैग्नीशियम ये भी नहीं है। सल्फर ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। कॉपर ये डी ब्लॉक का तत्व है और आयरन ये भी डी ब्लॉक का तत्व है। इसमें भी देखिएगा आपको सब ये भी डी ब्लॉक का तत्व है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। कौन युग्म संक्रमण तत्व है? तो आपका कॉपर और आयरन। कॉपर और आयरन दोनों संक्रमण तत्व है, अब बाकी सब संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से द्रव धातु कौन सा है? अच्छा, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? आप बताइए कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? एकदम सही सोच रहे हैं, पारा।
पारा जो होता है, मरकरी जो होता है धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ है, हाँ मरकरी पर टिक कर लीजिए। कौन अधातु आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूरे 118 जो तत्व है उसमें 2 ही है द्रव अवस्था में, एक कौन? मरकरी, और दूसरा कौन? ब्रोमीन। अगर धातु की बात करें तो मरकरी, और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। याद रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होगा? किसका न्यूनतम होगा? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं वैसा न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक कहते हैं वैसे तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है, उसको गलनांक कहते हैं। तो किसका क्वथनांक सबसे न्यूनतम है वही पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम, कैल्शियम, जिंक और मरकरी। सबका कम होता है, लेकिन इसमें भी कम किसका होगा? मरकरी का। मरकरी का इतना कम होता है कि वो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे मरकरी का क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम 21, जिसकी परमाणु संख्या 21 है, कि अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। स्कैंडियम की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? पहिल का समूह का तत्व है, पहिल का आपका संक्रमण का पहिल का है, ऐसे तो तीसरा समूह होता है। संक्रमण श्रेणी का पहिल के समूह का तत्व है, उसमें उसकी आपको अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। कितना होगा बाबू? +3। स्कैंडियम +1 भी बनाता है, +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, लेकिन अस्थायी की बात करेंगे तो उसकी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +3 होगी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी वही स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि कैसे होती है? घनत्व में जो वृद्धि होती है स्कैंडियम से लेकर के निकेल तक सबसे ज्यादा वृद्धि होता है। ऐसे तो डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन स्कैंडियम से लेकर के निकेल तक वृद्धि होते जाता है। अगर फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो पहिलका वाले यानी फर्स्ट संक्रमण श्रेणी की बात करें तो कहां से कहां तक होगा? स्कैंडियम से लेकर के निकेल तक। याद रहेगा, स्कैंडियम से लेकर के निकेल तक आपका बढ़ता जाता है, फिर थोड़ा सा कॉपर और जिंक का थोड़ा कम होता है, ऐसे निकेल का सबसे ज्यादा होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्कैंडियम 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। स्कैंडियम 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अभी हम बताए भी थे कि जिंक 2+, आपका कॉपर 1+, स्कैंडियम 3+ और टिटेनियम 4+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल युग्मित होता है, इसलिए प्रतिचुंबकीय का होता है और रंगहीन होता है। तो इसका कितना होगा? 0 होगा। आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके निकाल भी सकते हैं, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का 21 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, यही है। लेकिन स्कैंडियम 3+ है। 3+ कहने का मतलब क्या है बाबू? 3+ कहने का मतलब है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 यहां से निकाल दीजिए और 1 यहां से निकाल दीजिए। इसमें कितना हो गया? इसमें कितना हो गया? 0। 2 निकल गया तो इसमें निकल गया तो 0। अब देखिए सब में केवल जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो है ही नहीं। पी में 3 ऑर्बिटल, 6 गो रख के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 सब जोड़ा में है। तो ये ध्यान रखेंगे ये सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और रंगहीन होते हैं। यहां पर भी पूछ रहा था स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ में आपको पहले से याद है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कितना होता है? तो 0 होता ही नहीं है, 0 होता है। याद रहेगा। देखिए आप प्रयास करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, जरूर आपको सभी क्वेश्चंस याद रहेगा और एग्जाम में उसको सही से सही करके आ सकते हैं। देखिए प्रयास कभी विफल नहीं होता है, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है
लेंथेनाइडों की लेंथेनाइड क्या होता है? आपको लेंथेनियम से लेकर के लुटासियम तक के जो तत्व होते हैं उसको लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहा जाता है। लेंथेनियम से लेकर के लुटासियम तक की जो श्रेणी के तत्व हैं वो आपको लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। और लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व की आवर्त 6 होती है या समूह 3 होता है। छठे आवर्त और तीसरे समूह के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहा जाता है। लेंथेनाइडों की जिसकी +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है, +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है। ऐसे तो सबका आपका +2 और +3 होता है, सबका +2 और +3 होता है। कुछ एरर इसमें रह गया है, लेंथेनाइडों की कह रहा है आपको, इसमें तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था किसका सामान्य है? तो बाबू सामान्यतः आयरन की +2 और +3 दोनों पाया जाता है, लेकिन आयरन लेंथेनाइड नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गया है आपको। अगर लेंथेनाइड की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो सब +3 ही होती है, कुछ +2 भी बनाता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसके बेसिस पर आयरन आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां लेंथेनाइड नहीं होना चाहिए था, कहना चाहिए था किस तत्व की +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है? तो आयरन की एकदम सामान्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। घंटा धातु का मतलब होता है बेल मेटल, जिसका घंटी बजाया जाता है, घंटा बनाया जाता है, उसको मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु होता है? जो आपको घंटा बनता है वो किसका मिश्र धातु है? तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, कॉपर और लेड, कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन और कॉपर और निकेल। कॉपर और टीन को मिलाकर के ही घंटा वाला धातु बनाया जाता है, जो अच्छा साउंड करता है, अच्छा आवाज करता है, इसलिए उसका घंटा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? पिग आयरन का मतलब होता है ढलवा लोहा में कौन अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? वही ढलवा लोहा पिग आयरन में कौन सा अशुद्धि के रूप में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? तो कार्बन मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। 4 से 5% तक कार्बन अशुद्धियां के रूप में पाई जाती है। देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर और ग्रेफाइट। कार्बन तो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन कार्बन ही होता है। कार्बन भी अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, और कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को टिक कर लेते हैं। लेकिन अशुद्धि के रूप में कौन पाया जाएगा? तो कार्बन पाया जाएगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ग्रेफाइट लिख दिया है, तो कार्बन का ही अपरूप होता है ग्रेफाइट, तो उसको टिक कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेंथेनाइड अभी बता रहे थे वो लेंथेनियम से लेकर लुटासियम तक, उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +3 होती है सामान्य। जैसा आपने देखा कि आज डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए थे। आप सभी उस प्रश्नों को याद रखेंगे और ध्यान देकर के देखे ही होंगे। आप उस सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए जो सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है उसकी वीडियो आप तक पहुंच सके।